अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरीके से कस्बा खीरी के कोने कोने से सिमट कर यहाँ पर हमसे और हमारी टीम से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, उनका सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे बीच में जो हमारे मोहतरम शख्सियत समीउद्दीन साहब बैठे हैं, जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम नसीर अहमद साहब का। शुक्रिया अदा करता हूँ हामिद अली साहब का। शुक्रिया अदा करता हूँ नसीर अहमद साहब का, शरीफ अहमद साहब का, साबिर अली साहब का, जमाल अहमद साहब का, हनीफ अहमद साहब का, असगर अली साहब का। इसके अलावा हमारे चचा मोहतरम सलीम वेलकम साहब, वो भी हमको इज्जतों से नवाज रहे हैं। हमारे साथी जो इसी मोहल्ले के हैं, अभी आपसे मुखातिब आरिफ खान साहब, जियाउल भाई हमारे बीच में बैठे हैं, जहीर भाई हमारे रूबरू बैठे हैं, जावेद अख्तर भतीजा हमारा भी आपसे मुखातिब था, और तमाम वो लोग जो यहाँ पर मोबिन भाई हैं, हमारे सईद भाई हैं, तमाम से लोग हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बबलू भाई देखिए सामने बैठे हैं, तमाम लोग जो सब लोग हैं, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्ता कैसे। अभी हमारे साथी जिस तरीके से अपने दर्द को बयान कर रहे थे, अपनी और अपने कस्बे का दर्द, उनके जज्बात अभी उनके जब वो मुखातिब थे वो आपके बीच में रख रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्ता कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है, और कदम कदम पर ये लुटने का सिलसिला कब तक, कदम कदम पर ये लुटने का सिलसिला कब तक हुआ करेगा मेरे साथ ये सानिहा कब तक। उसे ना पासे वफा था ना दोस्ती का ख्याल, मैं उस शख्स से रखता भी वास्ता कब तक। ये शेर उन लोगों के लिए है जिनको आपने तमाम तरीके की इज्जतों से नवाजा, जिनको आपने इस कस्बे का नेतृत्व दिया, जिसको आपने ये सोच के नेतृत्व दिया कि वो नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठेंगे जब, तो इस कस्बे का विकास करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिन लोगों ने कस्बा खीरी पर 5 साल तक नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर यहां का नेतृत्व किया, वो लोग आपके बीच में आ रहे हैं। आपसे ये नहीं कह रहे कि उन्होंने नगर पंचायत में 5 साल तक हुकूमत किया या 10 साल, एक शख्स ने तो 10 साल तक इस नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर कस्बा खीरी का नेतृत्व किया। वो आपके बीच में आकर ये नहीं कह रहे कि उन्होंने 10 सालों में, उन्होंने 5 सालों में आपके बीच में आपके विकास के लिए क्या किया। वो वोट हासिल करने के लिए आपके बीच में अपने नगर पंचायत के कार्यकाल में किए गए कामों को आपके बीच में रखने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने 5 साल तक नगर पंचायत के लोगों के विकास के लिए कोई बुनियादी काम किया ही नहीं। इसीलिए वो आपके बीच में, जैसे बासित मास्टर साहब अभी बता रहे थे, डर खौफ का एक माहौल पैदा करके आपसे बीजेपी को डर आपको दिखाकर, आपको यह बताकर कि किस तरीके से अगर हम एकजुट नहीं होंगे, ये बात नहीं कहते हैं वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो आप पर एक बार फिर बीजेपी आकर हुकूमत करेगी। वो आपको यूनाइट करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि यूनाइट करने की बात
यूनाइट करने की कोशिश तो हमारे साथी कर रहे हैं। और जब हमारे साथी यूनाइट करने की बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हमको जिता दो, ये नहीं कहते हैं कि 3,000 3,500 से आप जीत हासिल करेंगे। तब उनके मुंह से ये निकलता है कि अब की बार 10,000 पार। क्योंकि अगर इन फासिक ताकतों से अगर आपको टकराना है, इन फिरका वाराना ताकतों से अगर आपको मुंहतोड़ जवाब देना है, तो आपको सिर्फ जीतना नहीं है, आपको जीत का वो आंकड़ा तैयार करना है, एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी करनी है कि इन जैसी फासिक ताकतें, इन जैसी फिरका वाराना ताकतें आपकी तरफ देखने की जरूरत ना कर सकें। लेकिन यह तभी संभव है, यह कब संभव है जानते हैं? जैसे आरिफ खान साहब अभी आपके बीच में बता रहे थे, यह तब संभव है जब आप बिरादरीवाद के जहर को जो आपके बीच में डाला गया है, फैलाया गया है, उसे आप निगल जाएंगे, उसे कंठस्थ कर लेंगे, उसे पूरी तरीके से हजम कर लेंगे। अगर उसके दर्द में तड़पते रहेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि प्रत्याशी अंसारी होना चाहिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि प्रत्याशी गौरी होना चाहिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि प्रत्याशी खान साहब होना चाहिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि प्रत्याशी राय होना चाहिए, तो आप इस तरीके की कोशिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। आप कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2017 का जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो सबसे बड़ी कोशिश जो की गई थी वो यही की गई थी कि किस तरीके से बिरादरीवाद को घर घर तक पहुंचाकर हर बिरादरी के लोगों ने अपनी बिरादरी के वोटों को अपने आप में समेटकर, और जो ये तस्वीर कस्बा खीरी के अंदर खड़ी की है, जो बनाई है, उसका ये कलंक कहेंगे कस्बा खीरी के लोगों के लिए कि हमारी आबादी 85% होने के बावजूद आज हमारे पर ऐसा आदमी हुकूमत कर रहा है जिसकी आबादी 15% है। जो सबसे बड़ी बात जो है वो ना अहल है, उसको कस्बा खीरी पर हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कस्बा खीरी की हुकूमत करने की कोई समझ नहीं है। और जब ऐसे लोगों को आप नगर पंचायत की बागडोर देते हैं तो जानते क्या होता है? तो वो होता है जो कस्बा खीरी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर उनके लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो सुन लें, क्योंकि उनके बीच में सबसे बड़ा जातिवाद का जहर फैलाया जाता है। मैं जानता हूं मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंच रही होगी, वो लोग भी मेरी बात को सुन लें और सुन लें कि उन्होंने जिसको रहनुमा चुना है उसने नगर पंचायत के अंदर 5 साल के कार्यकाल में क्या करके दिखाया है। अभी लॉकडाउन का वक्त चल रहा था, आपने देखा किस तरीके से मारामारी थी, लोगों के सामने खाने के दाने नहीं थे, लोग अपनी जिंदगी की दुहाई दे रहे थे। जो बीमारी थी उस बीमारी ने लोगों को पूरी तरीके से अपने आप में जकड़ लिया था। और उस वक्त इस नगर पंचायत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार में जो सरकारें बैठी थी उन्होंने ऐसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय निकाय के लोगों को यह आदेश दिया जाओ, नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग परेशान हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, वो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको मास्क खरीद कर दे दीजिए। जानते हैं वो लोग, सुन लें, जिन लोगों ने अपना रहनुमा चुनाकर अपनी सीना चौड़ा कर कस्बा खीरी में घूम रहे हैं, वो सुन लेंगे कि उन्होंने जिसको नगर पंचायत का रहनुमा चुना था उसने क्या किया? उसने आपके कफन को बेचने का काम किया, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, आपकी जिंदगी को खतरे में डालकर जो मास्क था, जो आपकी सिक्योरिटी थी, उसको खरीदने में भी घोटाला किया। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, बाकायदा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए, ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिसमें उसके परिवार के लोग ऐसे लोगों से कमीशन मांगते दिखाई दे रहे थे। ये तो हुई कोरोना के दौरान जो मास्क खरीदने की बात आई थी उसमें घोटाले की। मैं आपको बता दूं कि इनके कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ। इन्होंने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए जो कंबल खरीदने के लिए पैसा आया उसमें भी बाकायदा 97,000 रुपए का घोटाला किया।
और वो जो घोटाला छिपा नहीं रहा, बाकायदा उजागर हुआ नगर पंचायत में। सभासदों ने जब उसकी बात को उठाया तो उन्होंने मीटिंग में, भरी मीटिंग में ये कहा था कि जाओ मैं ये 97,000 रुपए वापस करके नगर पंचायत के फंड में जमा करूंगी। ये कार्यकाल ऐसे लोगों का है जो नाहल लोगों को आप लोग नगर पंचायत की कुर्सी पर बिठा देते हैं। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। ये तो उस वक्त की बात करता हूं जब कस्बा खीरी के लोग बदहाल थे। क्या बताइए रहनुमा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पर कोई परेशानी हो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं गली गली में किस तरीके की बीमारी है, डेंगू आ रहा है, कहीं इसके अलावा और तमाम मलेरिया फैल रही है। क्या ऐसे वक्त नगर पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है? आपको समझने की जरूरत है कि नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठने वाला रहनुमा कैसा होना चाहिए। जब नगर पंचायत के अंदर बीमारी फैल रही है तो इस बीमारी से बचाने के लिए छिड़काव होना चाहिए, बाकायदा फॉगिंग होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि इस तरीके का कोई काम नहीं होता है। वो सब बीमारियों को फैलने से पहले, जब बीमारी फैल जाती है, लोग मर जाते हैं, तब इस तरीके का काम किया जाता है। लेकिन इस नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठने वाले बेहिस, और क्या उस शख्स के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ये जल्लाद अगर कहा जाए तो वो शब्द कम होगा। कि पिछली बार आप देखिए कि जिस तरीके से बीमारी फैल रही थी तो उस शख्स ने नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए जो दवा का छिड़काव किया, वो एक्सपायरी दवा का छिड़काव कर दिया। और उस एक्सपायरी दवा ने हमारे कस्बे खीरी के सैकड़ों लोगों की जानों को लील लिया। ये वो लोग होते हैं जो हमारी अपनी उस वजह से नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और वो वजह ये होती है कि हम बिखर जाते हैं जाति राजनीति के बहकावे में आकर। लेकिन अगर हम लोग ये देखकर नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करें कि नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स कैसा होना चाहिए, तब शायद ऐसे लोगों को नगर पंचायत की कुर्सी पर पहुंचाने का काम आप लोग नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी नजर में वो आदमी तो गुनहगार होता ही है जो इस तरीके के काम करता है, लेकिन मेरी नजर में वो लोग भी जिम्मेदार इस चीज के होते हैं जो ऐसे लोगों के नगर पंचायत की कुर्सी पर बिठाते हैं। ये तो एक नगर पंचायत के अध्यक्ष की बात की। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कस्बा खीरी के लोग किस दर्द से मुब्तला है। यहां पर 10 साल की नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर नेतृत्व करने वाले ने क्या किया? नगर पंचायत के अंदर विकास के नाम पर एक भी सड़क, एक भी खड़ंजा जैसी बुनियादी जो विकास होता वो भी नहीं किया। जो काम नगर पंचायत के अंदर बैठे हुए कर्मचारियों का होता वो काम भी उस वक्त नहीं किया गया। उसने हाँ ये जरूर किया था कि एक अवसर आया था, एक मौका आया था कि नगर पंचायत के अंदर किसी आदमी को नौकरी दिलाई जाए, तो उस आदमी ने यह जरूर किया था कि जब जोशी टोले के आदमी ने आवेदन किया था, अरे मैं तो नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा एक भाई है नफीस, उसने एक आवेदन किया था वहां पर नौकरी के लिए। इसके अलावा कस्बा खीरी के 10 लोगों ने आवेदन किया था कि हमको नगर पंचायत के अंदर जो नौकरी की जगह निकली है उसमें नौकरी दे दीजिए। लेकिन उस आदमी ने कस्बा खीरी के लोगों को नजरअंदाज करके ओयल और पता नहीं कहां के लोगों के 2 लोगों को उस आदमी ने नौकरी दी थी। जानते हो किस बुनियाद पर दी थी? भ्रष्टाचार और बेईमानी की बुनियाद के ऊपर। यह है नगर पंचायत कस्बा खीरी के अंदर नेतृत्व करने वाले लोगों का कारनामा। इससे पहले जो नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे थे उनके कारनामे को मैं बता दूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आप लोगों के किए हुए कारनामों को भूल जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि वो जब दोबारा नगर पंचायत के वो इलेक्शन के दौरान आपके बीच में आकर वोट मांगने की बात करते हैं तो आप उनको झोली भर कर वोट देते हैं। आप उनसे एक बार नहीं पूछते हैं कि बताओ पिछले चुनाव में आपने हमसे ये वादा किया था, जब हमने आपको ये इस कुर्सी पर बिठाला था तो आपने क्या कारनामे किए थे, इसका जवाब दे दो। लेकिन आप लोग कभी उस सवाल का उस कारनामे पर सवाल नहीं खड़े करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, यह बताना इसलिए जरूरी होता है
कि उनकी सरकार थी, उनका नगर पंचायत अध्यक्ष था, उनकी सरकार प्रदेश के अंदर थी, लेकिन हमारे कुरैशी भाइयों का जब सलाटर हाउस के आधुनिकीकरण के लिए नोटिसें आ रही थी तो इस आदमी ने यह कहा कि चलो हम देख लेंगे, बल्कि उसने नगर पंचायत के सलाटर हाउस में करने वाले जानवरों की रसीद तक कच्ची नहीं काटी, ये पक्की नहीं काटी, नकली रसीद काटकर सरकारी खजाने में वो पैसा भी नहीं जमा किया। यही वजह है कि सलाटर हाउस को लेकर सरकार नजरअंदाज हो गई। और जब उसके जब परमिशन के लिए बात आई थी कि एनओसी ले लो, नगर पंचायत का आधुनिकीकरण कर लो, तो उस आदमी ने उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया और कस्बा खीरी के सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन गया। ये कारनामे हैं नगर पंचायत के अध्यक्षों के। इससे पहले की बात अगर करें तो अपने आप को बहुत दबंग नगर पंचायत का अध्यक्ष तो नहीं था, वो अध्यक्ष पति था। और उसकी दबंगई की अगर हम बात करें तो उसकी बंदूक से जब गोली निकलती थी तो किसी इंसानों के ऊपर, किसी जालिम के ऊपर नहीं चलती थी, उसकी गोली चलती थी मुर्गों के ऊपर। वो अपने आप को दबंग कहता, वो उस आदमी ने भी जात बिरादरी का है जहां पर षड्यंत्र रचा और नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन उस आदमी ने भी क्या किया आप जानते हैं मेरे साथियों, आपको जानने की जरूरत है। उस आदमी ने यह किया कि यही कुरैशी बिरादरी के लोग जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने उनके सलाटर हाउस को बंद किया, सबसे पहले सलाटर हाउस में ताला डलवाने का काम उसी शख्स ने किया और 32 दिन नगर पंचायत का सलाटर हाउस बंद करके लोगों को बेरोजगार किया। ये नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर डिक्टेटरशिप करना चाह रहे हैं। ये नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं आप समझिए। अब मैं आपको बताता हूं कि नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपके बीच में आकर वोट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके बीच में आकर वोट की भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं अपने लिए आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि अल्लाह वास्ते मुझको वोट दे दीजिए, मेरी बिरादरी बहुत बड़ी, उसमें आप कांधा लगा दीजिए। मेरी बिरादरी के 8000 वोट है, मैं 5000 वोट का बैंक लेकर चलूंगा, मैं जीत जाऊंगा, आप उसमें कांधा लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहने आया हूं आपके बीच में। मेरे साथी अभी आपको बता रहे थे कि नगर पंचायत की कुर्सी पर अगर आमिर रजा नगर पंचायत का नेतृत्व करेंगे, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये नगर पंचायत के अंदर नेतृत्व आमिर रजा का नहीं होगा। नेतृत्व तो हमारी उस टीम का होगा जिस टीम ने मुझको टीम लीडर बनाकर यहां पर प्रत्याशी बनाया है। उसमें कोई सिर्फ अंसारी बिरादरी का कोई नेतृत्व नहीं है। उसमें अगर आप खड़े होंगे तो शकील खान भी खड़े होंगे, उसमें बासित खान भी खड़े होंगे, आरिफ खान भी खड़े होंगे, सलीम बेलकम जैसे हमारे मोहतरम चचा भी खड़े होंगे। ये नेतृत्व करने वाली टीम है। अगर वहां पर अंसारियों की बात होगी तो बबलू अंसारी भी खड़े होंगे, तमाम अंसारियों की प्रेरित होगी जो वहां पर खड़े होंगे, नेतृत्व उसका पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वहां पे हर बिरादरी के लोग खड़े होंगे, और जब हर बिरादरी के लोग होंगे और विचारधारा हर बिरादरी की होगी तो किसी एक बिरादरी की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी वहां पर, और हम करेंगे काम। मैं जानता हूं कि हो सकता है आमिर रजा की सोच इतनी अच्छी ना हो, मैं समझता हूं कि आमिर रजा हो सकता है इतना बढ़िया ना सोच पाते हो। मैं जानता हूं कि नगर पंचायत के अंदर नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर शायद वो सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, मेरा यकीन ये जरूर है कि नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठाने वाली टीम जिसकी संख्या 200 से 300 है, वो कस्बा खीरी के हर वार्ड से लोग हैं। वो अगर जोशी टोले के लोग हैं तो पट्टी के लोग भी हैं, श्यामलालपुरवा के लोग भी हैं, दीपुर कटरे के भी लोग हैं, सैयदवाड़ा और शेख सराय के भी लोग हैं। वो हर जगह के लोग हैं, और जब वो हर जगह के लोग हैं तो जाहिर सी बात है वो क्षेत्रवाद के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। वो उनके विचारधारा हर क्षेत्र के डेवलपमेंट की होगी, हर क्षेत्र के विकास की होगी। तो ऐसे में मैं जानता हूं, मेरा यकीन है कि नगर पंचायत का चौमुखी विकास जिसको कहा जाता है, वो चौमुखी विकास 5 साल में हम लोग करके दिखाएंगे आपके बीच में। ये क्या करते हैं नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे हुए लोग। अब मुझसे तो मना किया गया था कि नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठने वाले ही नहीं, यहां पर जो सभासद भी चुनकर जानते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उन पर भी बोलता था, लेकिन मुझसे मना किया गया
कि सभासदों के खिलाफ ना बोलिए। मेरे भाई, मेरा बोलना किसी के खिलाफ नहीं होता है। बात आ जाए उसूलों की तो टकराना जरूरी है, बात आ जाए उसूलों की तो टकराना जरूरी है। अगर इंसान जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिर्फ वोट लेने के लिए किसी की मुखालफत ना करो, सिर्फ वोट लेने के लिए किसी पर सवाल ना खड़ा करो। मेरे भाई, मेरे टीम का यह मकसद नहीं है कि सिर्फ वोट हासिल करके नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठ जाओ और बेईमानी और मक्कारी करो। मेरी टीम का एक मकसद और है। मेरी टीम का एक मकसद है कि लोगों के बीच में जाकर उनके हुकूक के बारे में उनको बताओ कि किस तरीके से तुम्हारा शोषण हो रहा है और किस रास्ते को अख्तियार करके शोषण और बेईमानी और मक्कारी से आप बच सकते हैं। यह भी मकसद मेरी टीम का है। हम अल्लाह करे कि हम कामयाब हो जाएं, हम इस मकसद को कामयाब होकर नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे। लेकिन मेरा यकीन है कि नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे या ना बैठे, लेकिन हमारा जो दूसरा मकसद है लोगों को जागरूक करना, वो मकसद हमारा जरूर कामयाब होगा। सिर्फ वोट हासिल करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। आपका किस तरीके से शोषण किया जा रहा है आपको मालूम है। हर दरवाजे पर प्रधानमंत्री आवास लिखा होगा, आप देखते हैं। लेकिन मेरे भाई, किसी दिन नगर पंचायत का नेतृत्व करने ही वाले नहीं, कस्बा खीरी में रहनुमाई का दावा करने वाले लोग, कस्बा खीरी के लोगों से हमदर्दी करने वाले लोग, क्या इनको इतनी तौफीक नहीं हुई ये घर की दहलीज को झांक कर अंदर जाए और वहां जो अंदर जो बैठा है लाभार्थी, जिस आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला था, क्या उससे नहीं पूछ सकता है? बताओ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मेरी भाई, क्या तुमको ये जो आवास मिला है, किस कोई दलाल ने इसमें कोई कमीशन तो नहीं खाया? क्या ये पूछने का हक नहीं है उनको? क्या ये उनकी जरूरत नहीं है? मेरे साथियों, जरूरत है। और जरूरत पड़ती तब है जब आपका नेतृत्व गलत हो, जब द्वारा जो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं, उन योजना का क्रियान्वयन नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों तक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका कायदे से क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी नगर पंचायत अध्यक्ष की है। मेरे भाई बताओ, क्या नगर पंचायत का अध्यक्ष आपके बीच में 5 सालों तक जो भी रहे, जितने भी अध्यक्ष रहे, क्या उन्होंने आपके बीच में आकर इस बात को पूछा कि बताओ सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही कि नहीं? बताइए, आप लोग हाथ उठा के बताइए। एक तरफा संवाद किया जाए तो शायद नहीं अच्छा। अगर आप लोग भी बात करेंगे तो बात बेहतर होगी। जीतने के बाद नगर पंचायत का अध्यक्ष आपके बीच में आकर कभी बैठा, उसने आपसे पूछा कि बताइए कि आपको सरकारी योजनाएं मिल रही कि नहीं मिल रही? इसलिए मुलाकात नहीं की कि आप उससे उसके काम किए जा रहे कार्यों को पर सवाल खड़ा कर देंगे। और वो ये जानता है कि जब चुनाव होगा तब तक आप भूल चुके होंगे। इलेक्शन में एक बार फिर आपसे जात बिरादरी की बात करके वोट हासिल कर लेंगे, वोट हासिल कर लेंगे आपसे जात बिरादरी की बात करके। मेरे साथियों, आप बताइए कि नगर पंचायत का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? कस्बा खीरी के अंदर हमको सरकारी मूलभूत सुविधाएं नहीं हमको मिल रही हैं। हमको हिंदुस्तान का जो संविधान जिस चीज का अधिकार बताता है, हमको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आप बताइए। अच्छा, वो जो कौमें शिक्षा से दूर होती है, वो बताइए उनका अंजाम क्या होता है? उनका अंजाम खराब होता है ना। अगर आज इस मंच पर बासित मास्टर साहब बैठे हैं तो किस बुनियाद पर बैठे बोल रहे हैं? तो किस बुनियाद पर बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शिक्षा हासिल की, इन्होंने जाकर पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद जब इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि आपके बीच में आकर ही अपनी बात कह सकते हैं, तो इन्होंने इस मंच को संभाला और इस माइक को संभाला। तो सबसे पहले जो कौमों को पीछा किया जाता है, जो कौमों को यह चाहा जाता है कि वो कौमें पिछड़े, सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि उनसे शिक्षा दूर करनी जाती है। आप बताइए, आजकल केंद्र और प्रदेश की सरकार किस कौम को पीछे करने की कोशिश कर रही है?
वो कौन कौन है? वो मुस्लिम कौन है। और उसके लिए सबसे पहला उसने चाबुक कहां पर चलाया? सबसे पहले उसने चाबुक मदरसों पर चलाया, जहां पर हमारी कौमें, हमारी कौम की नस्लें तालीम हासिल करती थी। सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद कराने की कोशिश की। आजकल तो स्पेशल जांच कर रही है। एक निस्वा मदरसा चलता है जहां पर बच्चियां हमारी तालीम हासिल करती हैं, और कल एसडीएम सदर गई थी वहां पर और उनको तमाम तरीके की चेतावनी दी और कहा इन बच्चों का छुट्टी करके इनको घर भेज दीजिए, वरना आपको जेल भेज देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी कौम पढ़े लिखे और काबिल बने। तो सबसे पहला काम हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान का संविधान आपको बताता है कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है। जहां पर 1000 की आबादी हो कम से कम, वहां पर एक एजुकेशन सेंटर हो, एक प्राथमिक विद्यालय हो, और जहां की आबादी 2000 2500 से ज्यादा हो, वहां पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। लेकिन नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे किसी शख्स ने आकर आपके बीच में इस तरीके की बुनियादी बात को आपके बीच में नहीं रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे शिक्षित हो और उनके सामने सवाल खड़े हो। वो नहीं चाहते कि बासित खान आपके बीच में शिक्षित होकर उनके सामने सवाल खड़ा करे। वो नहीं चाहते कि आजम खान आपके बीच में आकर बोले और सवाल खड़ा करे। वो चाहते हैं कि तमाम वो लोग जो लोग भेड़ और बकरियों की तरह वोट देकर उनको नगर पंचायत की कुर्सी पर बिठाते हैं, वो इसी तरीके से अनपढ़ और जाहिल रहकर साइकिलों की दुकानों पर मजदूरी का काम करते रहे। लेकिन हमारी टीम ने यह वादा किया है, अपने एजेंडे में शामिल किया है कि नगर पंचायत की कुर्सी पर अगर आपने आमिर रजा को बिठाला तो कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि हर वार्ड के अंदर कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। हमारी टीम तमाम तरीके को कोशिश कर रही है। हमारी टीम ने एक और कोशिश की है। आप बताइए कि आजकल डेंगू जैसी बीमारी चल रही, मलेरिया जैसी बीमारी चल रही, संक्रामक रोग आपको लगातार घेर रहे हैं, हर घर बुखार से पीड़ित है। और उसका अंजाम क्या है मेरे साथियों, बताइए। अंजाम यह है कि रात में जब हमारी माएं बहनें बीमार होती हैं, हमारा कोई बच्चा बीमार होता है, तो प्राइवेट नर्सिंग होमों की चौखट पर जाकर अपने बच्चे को उनकी दहलीज पर रखकर डॉक्टर से गुहार करते हैं, हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि हमारे बच्चे को दवा देकर बचा लो, दवा दे दो, उसको शिफा हो जाए। और उसके बदले में वो क्या करता है जानते हो? वो हमारी जेबों को लूटने का काम करता है। हम मजबूर होते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारे बर्तन, हमारे जेवरों को बेचने का काम करता है। आज की तारीख में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से 2000 3000 5000 बीमारी के नाम पर नहीं गया होगा। लेकिन गया क्यों है? क्यों गया है? कोई नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठकर नगर पंचायत के कुर्सी का प्रत्याशी आपके बीच में नहीं करेगा ये बात। इसलिए नहीं करेगा कि अगर आपके बीच में वो ये बात करेगा तो 5 साल के बाद जब वो आपके बीच में आएगा और वो आप उससे ये ना कह दें कि आपने तो यहां पर जोशी टोले के नीम के पेड़ के नीचे मीटिंग की थी, कहा था कि हर वार्ड में कम से कम एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, और आपने क्यों नहीं खुलवाया? इसलिए नहीं कहेगा वो। लेकिन हमारी टीम ने ये वादा किया है आप लोगों से, हम वादा करके जा रहे हैं टीम के बदौलत कि अगर आपने हमको नगर पंचायत की कुर्सी पर बिठाला तो हम आपसे वादा करते हैं कि नगर पंचायत के हर वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, ताकि रात में जब आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा बीमार हो, तो आपको किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के ऊपर अपने बच्चे को भीख उनके दवाओं के लिए वहां गिड़गिड़ाना ना पड़े। आपके मोहल्ले के मोहल्ला क्लिनिक का दरवाजा 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा, वहां आपको दवाएं मिलेंगी। ये हमारी टीम का जज्बा है। इसी जज्बे की बुनियाद पर तो हम कहते हैं कि अब की बार 10,000 पार। क्या कहते हैं? अब की बार आंकड़ा जरूर हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं। हम लोग मुद्दों की बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जात बिरादरी की बुनियाद के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहां आमिर रजा अंसारी प्रत्याशी नहीं है, आमिर रजा के 300 लोगों की टीम प्रत्याशी है। इसलिए हमको यकीन है कि इस बार 10,000 पार का आंकड़ा जरूर पार करेंगे, क्योंकि जो लोग गौरी होकर गौरी प्रत्याशी के साथ में अपने आप को यह कहते नजर आते हैं
कि हमारे पास 1500 का आंकड़ा है, तो वो कान खोलकर सुन ले कि वो आंकड़ा उनका खिसक चुका है। आधे लोग वो उनके हमारे साथ आ चुके हैं और हमारा आंकड़ा इस बुनियाद पर 10,000 होगा। अगर कोई राय बिरादरी का आदमी आकर ये कहता है कि हमारे पास 5,000 का, 3,000 का, 2,000 का आंकड़ा है, तो वो आप कान खोलकर सुन ले कि उनकी टीम खिसक कर हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे पास 10,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। अब मैं उनसे ही नहीं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो इन लोगों ने पिछली बार 3,000 को छोट हासिल करके आज नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे हैं। उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग भी इस धोखे में, इस मुगालते में ना रहें कि वो इस बार 3,000 वोट पाएंगे। मैं वादा करता हूं, मुझको लगता है कि जो मेरी टीम है उस टीम में कई गैर मुस्लिम भी हैं और मेरा यकीन है कि वो लोग भी उस टीम से, उस वोट बैंक से वोट लाकर हमारे 10,000 पार में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ये बुनियाद है हमारी 10,000 पार की। हमारी बुनियाद जात बिरादरी की बुनियाद पर नहीं है। हमारी कोशिश है कि नगर पंचायत, इस नगर पंचायत की कुर्सी के ऊपर जब हमारा नेतृत्व होगा, हमारी टीम का नेतृत्व होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हर महीने में जिस तरीके से आपको तमाम परेशानियों के लिए, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे जात प्रमाण पत्र बनाना हो, तमाम सरकारी दस्तावेज के लिए नगर पंचायत की चौखट पर जाना पड़ता है, लेकिन हमारी टीम का जो खाता तैयार किया गया है, जो उसने 5 साल का एक एजेंडा तैयार किया है, एक विकास का खाका तैयार किया, उसमें यह लिखा है कि हमारी टीम का नेतृत्व करने वाले की यह शर्त होगी, जिसको नेतृत्व देंगे हम, कि हर महीने में नगर पंचायत खुद चलकर हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेगी। और वो कैसे सुनेगी, ये भी समझ लीजिए, हवाई बातें नहीं करते हम लोग हैं, खाली जबानी जमा खर्च नहीं करते हैं आपके बीच में। वैसे करेंगे जैसे जिले के आला अधिकारी गांव में जाकर, गांव की हैसियत होती है, हमारी नगर पंचायत की हैसियत नहीं, क्योंकि यहां पर नेतृत्व करने वाले बुजुर्ग, जाहिल, अनपढ़, जिनकी सोच, वो जो जाहिल, जिन पे डिग्री की बुनियाद पर नहीं कर रहा हूं, उनके कारकुन के जिस तरीके से उनका कारनामा है उस बुनियाद पर कह रहा हूं। जिस तरीके से गांव में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, पुलिस अधीक्षक जाकर चौपाल लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो क्या नगर पंचायत का नेतृत्व, जहां की आबादी 70,000 है लगभग, वहां ये अधिकारी नहीं आ सकते हैं? वहां भी आएंगे और वहां आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी टीम ये कोशिश करेगी, और उससे पहले कोशिश ये करेगी कि नगर पंचायत के सारे कर्मचारी वार्डों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और बाकायदा नगर पंचायत के हर वार्ड में चौपाल लगेगी। वो चौपाल होगी नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों की, और ये वोट की होता तो एक है, देने वाले आप अपने आप को बहुत अदना महसूस करते हैं। आपको लगता है कि एक वोट की कोई कीमत नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती। वही वोट जब एक लश्कर की एक भीड़ की शक्ल में, वो जिस तरीके से आबाबील एक भीड़ की शक्ल में आई थी, उसी तरीके से जब आप एक लश्कर के एकजुटता के तौर पर वोट करते हैं, तो जो मकसद आपका होता है वो मकसद इंशाअल्लाह आप हासिल करके रहेंगे। और जब वो मकसद आप हासिल करेंगे, तो जिस तरीके से अब की बार 10,000 का आका नारा लगाया है कि अब की बार 10,000 पार, इंशाअल्लाह वो 10,000 पार होंगे मेरे साथियों। तमाम बातें हैं मेरे साथियों जो हम आपके बीच में बहुत बार आएंगे और रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपको देखते हैं बहुत से लोग जहां मीटिंगें करते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जब मैंने पहली मीटिंग की थी अपने मोहल्ले में, शेख सराय में और कटरे में, तो मेरे साथ मुश्किल से 20, 25, 50 लोग थे। लेकिन मैंने देखा कि जहां जहां हम लोगों ने अपनी बात को रखी, जहां जहां हम लोगों ने अपनी बात कही, वहां से लोग आते गए। अब देखिए पट्टी से लोग बैठे यहाँ पर, बुखारी मोहल्ले से देखिए बैठे यहाँ पर, डीपुर कटरे से बैठे हैं, शेख सराय से बैठे हैं, कहां हर जगह जहां जहां हमारी मीटिंगें हुई वहां से लोग आए हैं और बैठे हैं, अब हमारी बात सुन रहे हैं और हमको ताकत दे रहे हैं। तो ये उसी बात का
असर है जो हम आपके बीच में रखते हैं, वो हमारी बात अकेली नहीं है। लोग कहते हैं कि लड़े रहो, राम बहादुर लड़ता रहा, तकदीर में होंगे तो जीत जाएंगे। यही तो कहते हैं, तकदीर में होंगे, अल्लाह तकदीर लिखेगा तो जीत जाएगा। अरे अल्लाह तकदीर लिखेगा तो जीत जाएंगे, ये इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह जिसको चाहता नवाज देता है, लेकिन एक तकदीर के साथ में जब सैकड़ों तकदीरें लग जाती हैं, एक आदमी के चुनाव में जब 300-400 लोगों की टीम लग जाती है, तो जाहिर सी बात है तकदीरें 400 हो जाती हैं। और वोट देने वाले जब हजारों होते हैं, तो तमाम तकदीरें जब होती है तो मुस्तकबिल जरूर बदलता है और रिजल्ट जरूर बदलता है। हमारा यकीन है कि जिस तरीके से हमारे साथ में लोग जुड़े हैं, और मैं तो फख्र महसूस करता हूं, मुझको तो खुशी होती है कि जब मैं जाता हूं कि 60 साल 70 साल के बुजुर्ग हमारे मंच पर बैठते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये आदमी, इन्होंने जब बोले तो इन्होंने कभी जात बिरादरी की बात नहीं की, इन्होंने ये नहीं कहा कि अंसारी की बुनियाद पर वोट दे दीजिए। इसलिए ये लोग हमारे साथ शाना बशाना आते हैं, हमारे बीच में बैठते हैं, यही वजह है। और हमको खुशी होती है कि जब ऐसे लोग सरपरस्ती हमारी करते हैं, और यही वजह है कि हम जब रात की तन्हाई में जब बिस्तर पर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि या अल्लाह, जो वादा हम इन लोगों के बीच में करते हैं, इन बुजुर्गों के बीच में बैठते हैं, हमारी अपनी हैसियत चाहे को ना हो, लेकिन हमारी टीम में जो लोग बैठे हैं, अल्लाह इनका सर कभी शर्म से झुकने मत देना, और हमको कहीं अपने 5 साल के काम में कहीं बहकने मत देना, हमको बेईमानी मक्कारी के रास्ते पर ना चलने देना। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से, और हमारा यकीन भी है, क्योंकि हमारी टीम तो आज ये कुछ लाइट आने और जाने में इनका कुछ तसलसल बिगड़ गया, वरना हमारी टीम तो हर जगह, हम जब चुनाव का मंच सजाते हैं तो हमसे सबसे पहले यही कहते हैं कि 300 लोग आपके पीछे तो खड़े हैं, लेकिन आपने अगर एक भी वादे से मुकरने की कोशिश की तो यही टीम हमारे सामने खड़ी होगी और हमसे सवाल करेगी। सबसे पहले सवाल ये टीम हमसे करेगी, क्योंकि ये टीम आमिर रजा की नहीं है। ये भी बता दें आपको, आमिर रजा से पिछली बार भी चुनाव लड़ रहे थे, हम थे, हमारे डॉक्टर साहब थे, हमारा भतीजा अनस था, और 2-4-10 लोग थे, चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हमारी बातें थी, बातें पिछली बार भी थी, बातें इस बार भी है, लेकिन हम अपनी बात मजबूती के साथ कह नहीं पाते थे। लेकिन हमारी बात लोगों तक पहुंची और 866 लोगों ने हमको वोट दिया। लेकिन हमको खुशी है कि 866 लोगों के साथ साथ हमारी बात उस टीम तक भी जो पहुंची, जो टीम हमको छोड़ के दूसरे लोगों को चुनाव लड़ा रही थी, चाहे वो दूसरे प्रत्याशी कोई भी हो। अगर हम इनकी बात करते हैं यूं साहब की, तो आप जानते हैं कि किस प्रत्याशी के साथ ये शाना बशाना खड़े होकर चुनाव लड़ा रहे थे। कौन प्रत्याशी था आपका, बताइए? यूसुफ वारसी के साथ में चुनाव लड़े थे। आप लोग जानते नहीं जानते? जितने लोग जानते हाथ उठाकर बता दीजिए। इनकी टीम, युवा शक्ति की टीम जो थी, वो क्या नाम बताया, यूसुफ वारसी का चुनाव लड़ा रहे थे, नहीं लड़ाते? 1500 वोट उसने हासिल किया। अब बताइए यहां पर कहां गए संजय खान साहब? सईद भाई देखिए खड़े हुए, सही खड़े हो जाइए। इनकी पूरी टीम, ये लोग सब बिखरे हैं आगे, इनकी पूरी टीम बताइए किसको चुनाव लड़ा रही थी? गुफरान हमारे पूर्व पहले 10 साल नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे। संजय भाई इधर है, चुनाव लड़ा रहे थे। हमारी बात आवाम तक चाहे उतनी कसरत से ना पहुंची हो, ये देखिए बबलू भाई भी बैठे, ये भी अनार चुनाव निशान को चुनाव लड़ा रहे थे। हमारी बात पब्लिक में 866 लोगों को पहुंची हो, लेकिन उस टीम को जरूर पहुंच गई जिस टीम ने अपनी टीम की बुनियाद के ऊपर 1500 वोट हासिल किए थे। 1500 वोट हासिल किए थे अनार चुनाव निशान ने, 1500 वोट हासिल किए थे सईद भाई की टीम ने, और ये सारी टीम आज हमारे साथ में है। आप बताइए, इस टीम के अगर बात जोड़ ली जाए तो हमारे पास तो 3866 वोट तो अभी हो गई। इसके अलावा इनकी टीम नहीं, डॉक्टर रजी साहब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी वोट हासिल किए थे, उनकी टीम थी, हमारी टीम थी। ये देखिए रजी साहब की टीम के हमारे जहीर भाई बैठे हैं, और तमाम लोग, इनके वालिद बेचारे कितनी मेहनत करते थे बुजुर्गी में, तमाम परेशानियों में
मुब्तला थे बीमारी में, लेकिन उसके बावजूद चुनाव लड़ा रहे थे। अल्लाह का करम देखिए, प्रत्याशी अभी नहीं आए हैं, आएंगे धीरे धीरे। एक आधे प्रत्याशी, आपके मोहल्ले के एक प्रत्याशी ने कमरे में बैठकर वादा किया है, बादशाह है वो, उन्होंने, उनकी बात जो निकलती है वो शरीयत, उनकी बात की तो चांद की तस्दीक की जाती है। उन्होंने तन्हाई में बैठकर हमारे साथियों के बीच में ये वादा किया कि जब आपके बीच में जरूरत होगी तो हम आ जाएंगे आपके बीच में। मैं उनके वादे को सलाम करता हूं, वो हमारे साथ आएंगे। इनकी टीम के लीडर ने भी हमसे वादा किया है, अय्यूब भाई की टीम के लीडर ने, उन्होंने कहा है कि आमिर रजा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये चुनाव में पर्चे बांटना, पोस्टर लगवाना, ये सब सियासी खेल है। उन्होंने भी वादा किया है, अल्लाह उनको उनके वादे पर कायम रखे और वो आकर हमारे बीच में हमारे डाइस पर बैठे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि उनकी टीम भी अगर वो नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह उनके सामने खड़ी होगी और वो उनको लेकर आएगी। डॉक्टर रजी साहब ने बाकायदा अपनी टीम को भेजते हुए कहा कि जाओ आमिर रजा को चुनाव लड़ाओ, इंशाअल्लाह जब जरूरत होगी तो हम आपके साथ में होंगे। जियाउल खान साहब बैठे हैं और हमारे कई खान, दर्जनों की संख्या में खान साहब बैठे हैं, जो पिछली बार वकील हमारे चचा मोहतरम हमारी चाची को चुनाव लड़ा रहे थे और वोट भी बड़े अच्छे हासिल किए थे। वो तो हमने जोड़े भी अभी तक 2300 2000 से ज्यादा वोट थे, जरा 2000 वो भी जोड़ दो, कितने थे भैया? 5866 2000 जोड़ लीजिए। बाकी कट्टरपंथी कुछ हैं, वो इधर जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों को उनकी कट्टरपंथीता मुबारक, जो सेकुलर लोग हैं वो हमारे साथ में आए हैं। तो ये 5400 लोग हुए। हमारे डीपुर के हमारे मुन्ना भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। हमारे चचा मोहतरम मुमताज चचा हमारे, उनको चुनाव लड़ा रहे थे, उनकी टीम हमारे पास आ गई लगभग 3। तो वोट उनके भी थे। अब आप वोट जोड़िए, हमको वोट जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंकड़ा आपकी बार 10,000 पार है। क्योंकि ये अलग अलग बिखरे हुए थे, और जब ये बिखरे हुए थे इन्होंने लगभग 7,000 वोट हासिल किए, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 10,000 का आंकड़ा बताइए कितनी आसानी से पार होगा। ये हमारी बुनियाद है 10,000 पार होने की। अब बताइए चाचा, 10,000 पार होंगे कि नहीं? बताइए आप लोग दुआ करिए, इंशाल्लाह हम लोग आमीन करेंगे, इंशाल्लाह आंकड़ा जरूर पार होगा। क्योंकि ये वोट जात बिरादरी के लिए नहीं है, ये वोट कस्बे के विकास के लिए है, कस्बे के आने वाले मुस्तकबिल के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, हमारे 5 साल आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए है। और हम आपसे वादा करते हैं कि अल्लाह अगर हमको तौफीक दी तो हम अपने वादे पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे, और खरा उतरने के बाद इंशाअल्लाह अगली बार हमको आपके बीच में बैठक नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद जाकर कहेंगे कि आप बैठक ना करिए, वोट इसी तरीके से हम आपको बगैर बैठक करने देंगे। तो हमको आज इस जोशी टोले की मीटिंग में जिन बुजुर्गों की सरपरस्ती मिली, दुआएं मिली, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। जिन नौजवानों का साथ मिला, और हमारा दिल कहता है कि आज 300 से ज्यादा की हमारी एक फेहरिस्त हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथियों की टीम की थी, उसमें कम से कम 50 लोगों का इजाफा इंशाअल्लाह जरूर होगा। और ये लोग हमारे साथ चलेंगे। उन सब बुजुर्गों का, उन सब नौजवानों का शुक्रिया, और शुक्रिया उन लोगों का जो लोग तमाम मोहल्लों से सिमट कर यहां पर आए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने हमको नवाजा और हम इस नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठे तो हम आपको तमाम वो चीजें देंगे जिस चीजों के बारे में अभी हमने यहाँ पर बात नहीं की। अपना एजेंडा इस तरीके का एक हम आपके बीच में भेजेंगे। वो इसलिए भेजेंगे ताकि आपके बीच में वो सनद रहे, क्योंकि जबानी बातें आप लोगों को भूलने की आदत है, लेकिन हम लिखा पढ़ी में आपसे वादे करेंगे इंशाअल्लाह।